हेलो दोस्तों, यह क्लास 9th के विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। पहले लेक्चर में हमने कोशिका किसे कहते हैं, कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, ये सब कवर कर लिया था। और लेक्चर के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कोशिका की खोज किसने और कैसे की, और दूसरा क्वेश्चन था कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका बहुत अच्छा आंसर दिया। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। और 5.2 कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है। तो आप सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि कोशिका कोशिकांग से बनी होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि कोशिकांग किसे कहते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि प्रत्येक कोशिका में कुछ घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जो कोशिका होती है उसमें बहुत से घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, क्वेश्चन उठता है कि कोशिका कैसे संगठित होती है। तो आगे के लेक्चरों में आगे अब जब बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कोशिका कैसे संगठित होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, ये जो सूक्ष्मदर्शी था इससे अगर हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक तथा तीसरा कोशिका द्रव्य। अब एक चीज़ क्या होती है अभी हम आपको फिगर से में दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं, यानी कोशिका के अंदर जो सभी क्रियाएं होंगी और उसका बाह्य पर्यावरण, मान लीजिए हाथ की कोशिका है तो ये हाथ की जो कोशिका है इसका बाहरी पर्यावरण से जो इंटरेक्ट है वह इन्हीं गुणों के कारण संभव है, यानी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के कारण ही इनके अंदर के समस्त क्रियाकलाप और बाह्य पारस्परिक क्रियाओं इन्हीं से संभव हो पाती है। आओ देखें कैसे। तो चलिए हम इसे पहले फिगर के माध्यम से आपको दिखा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो ये पादप कोशिका का चित्र है। चलिए आपको इसे जूम करके दिखाते हैं कि इसमें केंद्रक कहाँ पे है, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली कहाँ पे है और सभी अंग कहाँ पे हैं। तो ये देखिए केंद्रक, केंद्रक हो गया, एक केंद्रक है पूरा। ये जो संरचना देख रहे हैं आप एक केंद्रक है और ये पूरी संरचना जो है एक केंद्रक हो गया। और आगे देखिए आपको दिखाते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो दूसरा लेयर हरा हरा आप देख रहे हैं ना, वो पहला वाला कोशिका भित्ति है। दूसरा लेयर जो है ये और इसके बीच में ये जो दूसरा लेयर है ये कोशिका झिल्ली है, यानी प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक हो गया और ये जो हरा हरा अंदर की तरह अंदर में दिख रहा है यही हो गया कोशिका द्रव्य। तो यही पादप कोशिका का फिगर हो गया और ये हो गया जंतु कोशिका का। ये जंतु कोशिका का फिगर हो गया। इसमें भी देखिए ये पूरा केंद्रक हो गया। ये देखिए जीव द्रव्य झिल्ली हो गया। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती तो इसमें बाहरी आवरण एक ही है, केवल कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली हो गया। और ये जो अंदर दिख रहा है कोशिका द्रव्य हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो यह होता क्या है। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत, अगर वह जंतु कोशिका है तो उसमें सबसे बाहरी परत होगी। अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है तो कोशिका भित्ति के अंदर होती है। तो सबसे बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, मतलब एक कोशिका हो गया तो उसको बाहरी पर्यावरण से जो अलग करती है वही होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर, जैसे प्लाज्मा झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देगी अथवा बाहर आने देती है। जैसे कोशिका के अंदर से कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इन सबको अंदर और बाहर आने जाने देते तथा अन्य पदार्थों को गति को रोकती है। जैसे कोई धूल का कण हुआ तो उसे अंदर नहीं जाने देती है। तो कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं।
अभी वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्या होता है तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों के गति को रोकती है। ये क्वेश्चन उठता है कि वर्णात्मक पारगम झिल्ली किसे कहते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों के गति को रोकती है। उसकी संरचना ऐसी बनी ही होती है कि वह कुछ पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जल हुआ, इनको अंदर बाहर आने जाने देगी, लेकिन धूल के कण हुए, मिट्टी हुआ, इन सबको न आने देती है न जाने देती है। तो इसीलिए कोशिका को वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। तो यह हो गया कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों के गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली के इसीलिए वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, मतलब कोशिका के बाहर जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आना हुआ तो वो कैसे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार वितरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया ना पहले ही कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जल हुआ, ये कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, और वो भी वितरण प्रक्रिया। अब वितरण प्रक्रिया क्या होती है अभी आगे देखते हैं। तो हम पिछले अध्यायों में वितरण प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो उसे विसरण कहते हैं। अगर पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो उसे विसरण कहते हैं। अब सांद्रता को समझने के लिए देख सकते हैं कि सांद्रता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि अगर विलयन का आयतन 1 हो तो उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है, यही डिपेंड करता है कि उसकी सांद्रता क्या होगी। तो पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है, मतलब जैसे कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो इसे विसरण कहते हैं। तो यही विसरण की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ CO2 जैसे कि CO2 जो है यानी जो एक कोशिकीय अपशिष्ट यानी कोशिका में जो अपशिष्ट बचता है वही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका का अपशिष्ट है, और जिसका निष्कासन आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कोई CO2 जहरीली होती है तो उसका निष्कासन कोशिका से बाहर निकलना उसका आवश्यक हो जाता है। तो कोशिका में एकत्र हो जाते हैं कुछ पदार्थ जैसे CO2 कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। अब जब कोशिका में एकत्र हो जाएंगे तो उसकी सांद्रता उच्च हो जाएगी कोशिका में, यानी ज़्यादा मात्रा में कोशिका में उपस्थित हो जाएगा। तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की अपेक्षा कम हो जाती है, यानी जो कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी और कोशिका के अंदर जो CO2 की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, यानी जब कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता हो जाएगी और कोशिका के बाहर निम्न सांद्रता हो जाएगी। तो विसरण की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति होती है। तो जैसे ही बाहर उच्च होगी और अंदर मतलब अंदर उच्च हो जाएगा CO2 की मात्रा और बाहर निम्न हो जाएगा, वैसे ही उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। जैसे ही अंदर उच्च मात्रा होगी और बाहर निम्न मात्रा होगी वैसे ही विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका के में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है यानी कोशिका में निम्न सांद्रता हो जाती है और कोशिका के बाहर अधिक सांद्रता हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है और यह विसरण द्वारा
ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी विसरण गैसों के आदान प्रदान में, कोशिका में गैसों के आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका विसरण निभाता है। तो आप लोग जानते हैं कि विसरण किसे कहते हैं? पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। हमने पहले ही बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ और जल हुआ, ये सभी विसरण द्वारा कोशिका के आर पार प्लाज्मा झिल्ली में आते जाते हैं। तो जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब परासरण किसे कहते हैं? परासरण किसे कहते हैं? तो जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली से होती है, यानी वर्णात्मक पारगम झिल्ली बोले तो प्लाज्मा झिल्ली से, जब कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से जब जल के अणुओं की गति होती है तो उसे परासरण कहते हैं। अब परासरण को एक प्रकार से और परिभाषित करते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अगर पदार्थ गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं तो विसरण कहेंगे, और अगर निम्न सांद्रता यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता यानी उच्च सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं तो उसे परासरण कहेंगे। या जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होती है तो उसे परासरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति जल के में घुले पदार्थों की मात्रा पर भी प्रभावित है। यानी जल में जो पदार्थ घुले हुए हैं, जल में जो पोषक तत्व या अनावश्यक तत्व जो भी घुले हुए हैं, उनके कारण भी प्लाज्मा झिल्ली में इसकी गति प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी उच्च सांद्रता से जल के अणु निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका, चाहे वह जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, यानी उसमें कोशिका भित्ति हो या ना हो, तो दोनों में को शक्कर अथवा नमक, यानी जंतु कोशिका को लें या पादप कोशिका को लें, और उनको शक्कर के विलयन में या नमक के विलयन में रखे तो क्या होगा? अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। घटना नंबर 1, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम, तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की यानी ऐसे विलयन में जिसमें शक्कर या नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो रखे तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। यानी जब कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर जल की मात्रा अधिक होगी और कोशिका के अंदर कम मात्रा होगी तो कोशिका के बाहर उच्च सांद्रता होगी और कोशिका के अंदर निम्न सांद्रता होगी, तो यहाँ से परासरण होगा और अल्प परासरणदायी विलयन होगा। यानी यदि कोशिका में तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक, अब जाहिर सी बात है कि अगर जल की मात्रा बाहर ज़्यादा रहेगी और कोशिका के अंदर कम रहेगी तो कोशिका में जल जाएगी, क्योंकि जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा और कोशिका में निम्न सांद्रता है और बाहर उच्च सांद्रता है, तो रखा जाएगा तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसा विलयन को अल्प परासरणदायी विलयन कहते हैं। और ये जो तनु विलयन हमने बनाया जिसमें शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक रखी है, तो ऐसे विलयन को अल्प परासरणदायी विलयन कहते हैं। जल के अणु, जल के जो अणु होते हैं वो झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। H2O के जो अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जब कोशिका के अंदर जल जाएगा तो उसको में कोशिका के अंदर जो कार्य है उसको करने में जल खर्च होगा, तो कोशिका के अंदर तो जल जाएगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन कोशिका के अंदर जो कार्य होगा उसके बाद
जब जो जल बचेगा वही कोशिका के बाहर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि कोशिका के अंदर जो जाएगा जल, उससे निकलने वाले जल की मात्रा कम होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। अब जब कोशिका के अंदर जल जाएगा तो कोशिका में पहले से बहुत सी चीज़ें उपलब्ध है, तो कोई भी चीज़ अगर कोशिका के अंदर जाएगा तो वह जगह लेगा, और जब जगह लेगा तो कोशिका फूलने लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 2 यह है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम के विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उसको ऐसे माध्यम में रखा जाए जहाँ पे कोशिका के अंदर जो जल की सांद्रता की मात्रा है और कोशिका के बाहर जो जल की सांद्रता की मात्रा, दोनों तरफ जो जल की सांद्रता की मात्रा है, दोनों मात्राएं बराबर हो, यानी ना उच्च की, ना कहीं पे उच्च सांद्रता हो ना निम्न सांद्रता हो, दोनों की सांद्रताएं बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं क्या होगा, में स्थित की सांद्रता के ठीक बराबर, तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। तो मतलब कि जब मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली है, अब इसके अंदर जो जल की मात्रा, जल की सांद्रता की मात्रा है, इसके बाहर जो जल की सांद्रता की मात्रा, जब दोनों ओर बराबर होगा तो जल में कोई गति नहीं होगा, जल स्थिर हो जाएगा, तो कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को संपरासरण विलयन कहते हैं। और इस प्रकार का विलयन जिसमें कोशिका के अंदर की सांद्रता और कोशिका के बाहर की सांद्रता दोनों बराबर हो, तो ऐसे विलयन को संपरासरणी विलयन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। अब जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता, जब दोनों ओर क्या नाम है सांद्रता बराबर होगी तो कोशिका के दोनों ओर आएगा जाएगा, तो लेकिन जल की जो मात्रा अंदर जाती उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है, जिससे जल में कोई शुद्ध गति देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती है, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस स्थिति में, पहली स्थिति में तक कोशिका फूल जाती है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका फूलेगी नहीं, कोशिका जैसी थी वैसी रहेगी। अब तीसरी स्थिति देख लेते हैं। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन, यानी कोशिका के जो बाहर विलयन है वह कोशिका के अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यानी कोशिका के बाहर जो घोल है उसकी सांद्रता कोशिका के अंदर वाले से अधिक है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिपरासरणदाबी विलयन कहते हैं। तो जो जल की मात्रा है, जब बाहर सांद्रता अधिक होगी अंदर सांद्रता कम होगी। देखिए, यदि कोशिका के बाहर के विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, जब बाहर अधिक सांद्र होगा अंदर कम सांद्र होगा, तो अंदर से बाहर विलयन में आ जाएगा, तो ऐसे को अतिपरासरणदाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है। अब इस स्थिति में भी कोशिका झिल्ली के दोनों ओर जल आ जा सकता है। मान लीजिए कोशिका झिल्ली है तो इसके दोनों ओर जल आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका के अंदर अधिक जल बाहर आएगा, क्योंकि बाहर की सांद्रता अधिक है और अंदर की सांद्रता कम है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करेगा, तो अंदर से अधिक जल आएगा और इसके परिणाम स्वरूप कोशिका सिकुड़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ जल आएगा तो कोशिका में जो जल होगा उसकी मात्रा में कमी होगी, जिससे कोशिका सिकुड़ने लगेगा। तो कोशिका के अंदर से जब बाहर की ओर आएगा तो कोशिका सिकुड़ जाए। परासरण जो है इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। जो परासरण होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो पदार्थों की गति होती है उसे परासरण कहते हैं, और परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। और परासरण जो है वो विसरण की एक विशिष्ट विधि है, जिसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली जो द्वारा गति होती है, यानी कोशिका झिल्ली द्वारा गति होती है। कोशिका झिल्ली एक प्रकार की वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। और निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अब आता है क्रियाकलाप 5.3। तो क्रियाकलाप 5.3 में देखते हैं कि अंडे से परासरण कैसे होता है। तो अंडे को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एसिड, HCl जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, में डालकर उसके कवच को हटा देता है। अब उसका कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो इसका कवच अधिक कांसता तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी अधिक कठोर होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को, एक पतली बाह्य त्वचा यानी जो झिल्ली होती है अब अंडे को आगे देखते हैं क्या होता है। अब जब कवच निकाल देते हैं तो एक पतली जो झिल्ली होती है वो अंडे को घेरे होती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो। अब अंडे को जो है कवच निकालने के बाद शुद्ध जल में रखते हैं और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ। आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर जाता है। जब अंडे को रखते हैं तो बाहर जो जल की मात्रा होती है वो अंदर अंडे में जो जल की मात्रा उससे अधिक होती है। तो अंदर जब जल की मात्रा बाहर अधिक है और अंदर कम है तो जल अंदर, जाहिर सी बात है कि अंडे के अंदर जाएगा, जिससे अंडा फूल जाएगा। अब बी नंबर, इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखें। अब जब नमक के सांद्रित विलयन में रखा जाएगा तो जो अंडे के अंदर की जल की मात्रा है और बाहर की जल की मात्रा, तो बाहर यहाँ पे जब नमक में रखा जाएगा तो बाहर जल की मात्रा कम होगी, अंदर अधिक होगी। तो 5 मिनट बाद जब देखेंगे तो अंडा सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि जो जल है वो अंडे से निकलकर, क्योंकि बाहर जल की सांद्रता कम है और अंदर अधिक है, तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, तो बाहर से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है, तो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। तो इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किस्मित, यानी जो ये ऊपर अंडा वाला क्रियाकलाप किया गया है, इस क्रियाकलाप को हम सूखी किस्मित और खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब किशमिश आप लोग जानते होंगे, उससे भी कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 5.4 जो है यही है कि सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखें तो आप निम्नलिखित में अंतर देखेंगे। जब उसे जल में रखा जाता है तो फूल जाता है, तो जल ग्रहण करके फूल जाएगा। जब उसे सांद्रित घोल में रखा जाएगा तो वह जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जल की सांद्रता बाहर अधिक थी और अंदर कम थी, तो अंदर चला गया, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति किया, तो मतलब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति किया, तो यहाँ पे जल ग्रहण करके फूल गया। और यहाँ पे जल बाहर कम था और अंदर अधिक था, तो यहाँ पे सिकुड़ गया। तो इन दोनों क्रियाकलापों से यही पता चलता है कि परासरण की क्रिया किस प्रकार होती है, यानी जब निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा तो परासरण होगा। तो एक कोशिकीय आलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो चाहे वह एक कोशिकीय आलवणीय जो आलवणीय जल में जीव रहते हो, या पादप कोशिकाएं जो पादप की कोशिकाएं होती, वे सभी परासरण द्वारा ही जल ग्रहण करती हैं। यानी एक कोशिकीय जीव और पादप कोशिकाएं दोनों ही परासरण द्वारा जल को ग्रहण करती हैं। और पौधे के मूल, यानी जो पौधे का जड़ होता है, पौधे की मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। अगर पूछा जाए कि परासरण का उदाहरण बताइए, तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जल परासरण द्वारा ही ग्रहण करती हैं। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रकार कोशिका जीवन में, यानी इस प्रकार कोशिका के जीवन में, यानी जो कोशिका होती है उसके जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। यानी विसरण जो है वो गैसों के आदान प्रदान और जल के आदान प्रदान में तथा कोशिका के बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण दोनों चीज़ों में सहायता करता है। कोशिका में विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही संभव हो पाता है। इस प्रकार के परिवहन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो विसरण द्वारा परिवहन होता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आइए देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह लचीली होती है और कार्बनिक पदार्थ जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है।
यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है तथा लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना होती है उसको हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। तो इसको ना सिंपल से जो सूक्ष्मदर्शी होती है उससे देख सकते हैं, ना कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी माइनी माइक्रोस्कोप जो होता है उससे देख सकते हैं। इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा ही देख सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में, यानी जो कोशिका झिल्ली का लचीलापन है वह एक कोशिकीय जो ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं उनको कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। एक कोशिकीय जीवों को जो कोशिका का लचीलापन है वह भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी जो कोशिका का लचीलापन है जिसके द्वारा कोशिका अपने बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करती है, इस प्रक्रिया जो प्रक्रिया होती है इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। यानी एंडोसाइटोसिस का जो उदाहरण हो अमीबा हो गया। अमीबा एक कोश के जीव है और यह एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करता है। क्रियाकलाप 5.5 है कि विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में प्राप्त करें। यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें और उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होती है और यह कैसे कार्य करती है। अब प्रश्न आता है कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। अब पहला क्वेश्चन है कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर आते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट में बताएंगे कि यह कैसे होता है। इसका आंसर आप कमेंट में लिख के भेजेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली को ऋणात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं, और इसका भी आंसर कि प्लाज्मा झिल्ली को ऋणात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं अभी पढ़ाया गया है, इसको कमेंट में लिख के आप लोग भेजेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या हैं। तो नंबर 1, कोशिका के निश्चित आकार प्रदान करती है। यानी कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य यह होता है कि वह कोशिका का आकार प्रदान करती है। नंबर दूसरा, कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है। कोशिका झिल्ली का दूसरा कार्य होता है कि यह कोशिका के बाहर एक सुरक्षात्मक यानी रक्षा करने वाला आवरण बना देती है। और नंबर 3 है, कोशिका द्रव्य तथा उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। और तीसरा कार्य इसका है कि कोशिका द्रव्य तथा उसके घटकों को, यानी कोशिका में पाए जाते जो घटक पाए जाते हैं उसको बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। और नंबर 4 है, यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में प्रवेश तथा उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। और इसका चौथा कार्य जो है, यह पदार्थों को के कोशिका में प्रवेश, यानी जो पदार्थ होते हैं उनके कोशिका में प्रवेश तथा उनके बाहर निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यानी पदार्थ का कोशिका के अंदर जाना और बाहर आना नियंत्रित करती है। और नंबर 5 जो होता है, यह कोशिका से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करती है। और इसका पांचवा कार्य जो है उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना। तो कोशिका झिल्ली के 5 कार्य हो गए। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका को रक्षात्मक आवरण बनाना, कोशिका द्रव्य तथा उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करना, और यह विभिन्न पदार्थों को कोशिका में प्रवेश तथा उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। यह कोशिका में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकलने का कार्य करता है। यानी उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं उसे बाहर निकालता है। तो इतना कोशिका झिल्ली के कार्य हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक आता है कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यह सिर्फ जो कोशिका भित्ति होती है या पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। और यह पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। अगर पूछा जाए कि सेलुलोज क्या है, यह बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। सेलुलोज जो होता है पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। और पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। इतना इसका मेन पॉइंट हो गया। और जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, यानी जब परासरण द्वारा किसी भी पादप कोशिका में जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीवद्रव्य
कुंचन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवद्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। तो यह हो गया जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित यानी कोशिका झिल्ली और उसके सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। अभी क्रियाकलाप दिया गया है जिसके द्वारा हम जीवद्रव्य कुंचन को समझ सकते हैं। तो जीवद्रव्य कुंचन की परिभाषा याद कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ यानी जो अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, केंद्रक हुआ, सभी संकुचित हो जाता है और इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं और हम इस परिघटना को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। तो रियो की पत्ती, अब रियो एक पौधा होता है जिसकी पत्ती की झिल्ली में को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ, यानी पत्ती की जो झिल्ली होती है इसकी रियो की, उसके एक रखकर एक स्लाइड बनाओ और इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो छोटे छोटे हरे कण जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा दिखाई देंगे तो इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट में एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, हम रियो की पत्ती में कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। और अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती में शक्कर अथवा नमक के सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो, पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, अब क्या हम जीवद्रव्य कुंचन हुआ। अब देखिए जब यहाँ पे पहले इसको उबाला नहीं गया था और इसमें सांद्र विलयन डाला गया था तो पत्ती सिकुड़ जाएगी और इससे जो क्लोरोप्लास्ट है वो सभी सिकुड़ कर कम हो जाएंगे, यानी जो इसकी सांद्रता होती है निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करके नमक के विलयन में चले आएंगे सभी क्लोरोप्लास्ट और जब इसको उबाल दिया जाएगा तो इसमें जीवद्रव्य कुंचन नहीं होगा। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि जब मतलब कि पत्ती को उबाला नहीं जाएगा तो इसमें जीवद्रव्य कुंचन होगा और अगर उबाल दिया जाएगा तो इसमें पहले से सभी जो कोशिकांग होंगे मृत हो जाएंगे तो इसमें जीवद्रव्य कुंचन नहीं होगा। इसलिए और इसे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल का अवशोषण होता है, क्योंकि जब उबाला नहीं जाएगा तो जो सांद्र विलयन होगा नमक या अथवा शक्कर का उसमें वो अधिक सांद्र होगा और पत्ती जो होगी वो कम सांद्र होगी तो अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा जिससे पत्ती सिकुड़ जाएगी और उसके वजह उबाल दिया जाएगा तो मृत हो जाएंगे, तो उसमें जल का अवशोषण की क्षमता नहीं रहेगी और ना कि मृत कोशिकाओं में। ये इसीलिए मृत कोशिकाओं में इसे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। अब जो कोशिका भित्ति है, कोशिका की जो भित्ति है वो पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरणदायी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है, यानी कोशिका को फटने से बचाती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और ऐसे जो अल्प परासरणदायी विलयन है ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है और जब कोशिका फूल जाती है तो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है और कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। यानी जब कोशिका फूलेगी तो वह कोशिका भित्ति पर दबाव डालेगी और कोशिका भित्ति भी कोशिका पर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं और इसी कोशिका भित्ति के कारण जैसे अगर पादप पे किसी पे दबाव डाला जाता है तो पादप कोशिकाएं ज़्यादा सहन कर सकती है लेकिन जंतु कोशिकाएं इतनी सहन नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ से हो गया कि कोशिका भित्ति जो होती है यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है और इसी कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाओं में दबाव की जो सहनशीलता हो अधिक होती है अपेक्षाकृत जंतु कोशिकाओं के। चलिए अब देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति के गुण क्या होते हैं, यानी जो कोशिका भित्ति होती है उसके गुण क्या होते हैं। तो कोशिका भित्ति बड़े
अणुओं के कोशिका में प्रवेश करने को भी सीमित करती है। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, यानी जो कोशिका भित्ति होती है वो बड़े अणुओं को कोशिका में प्रवेश करने को सीमित करती है, यानी रोकती है या कम करती है। तो पहला गुण हो गया इसकी कठोरता। अधिकांश कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लचीली होती है और पौधे में एक माध्यमिक सेल की दीवार सेलुलोज की एक मोटी अतिरिक्त परत होती है। पौधों में एक माध्यमिक सेल की दीवार यानी जो कोशिका की दीवार सेलुलोज की एक मोटी अतिरिक्त परत होती है जो दीवार की कठोरता को बढ़ाती है, यानी जो अतिरिक्त दीवार होती है वह दीवार की कठोरता को बढ़ाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये लचीली जरूर होती है लेकिन ये कठोर भी होती है। इसके में कई परतें होने के कारण ये कठोर भी होती है। पारगम्यता, दूसरा गुण इसका है पारगम्यता। अधिकांश पौधों की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका की दीवार छोटे अणुओं के लिए स्वतंत्र होती है। सेलवाल यानी जो कोशिका भित्ति होती है के माध्यम से अणुओं के परिवहन को नियंत्रित करती है। यानी कहने का मतलब है कि अधिकांश पौधों की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका, यानी एक प्राथमिक कोशिका होती है, द्वितीय कोशिका होती है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो अधिकांश पौधों की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका की दीवार यानी प्राथमिक कोशिका की जो दीवार होती है छोटे अणुओं के लिए स्वतंत्र होती है, यानी जो होती है छोटे अणुओं को आने जाने देती है, लेकिन सेलवाल के माध्यम से अणुओं के परिवहन को नियंत्रित होता है। यानी ये जो प्राथमिक कोशिका की दीवार होती है तो आने जाने देती है, लेकिन सेलवाल जो है उसको नियंत्रित करती है, यानी किसको आना है किसको जाना है इसको नियंत्रित करती है। चलिए अब इस लेक्चर में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि केंद्रक क्या होता है और इसके आगे बात करेंगे। अब इस लेक्चर में यहीं तक। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन था कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, इस पर चर्चा करें। इसको आप कमेंट में बताएंगे। और प्लाज्मा झिल्ली को ऋणात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं इसको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।